नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अब देख रहे हैं आप कि ये जो बंगाल की लड़ाई चल रही है वो चुनावी तो है ही, लेकिन अब इस चुनावी लड़ाई में अब किसानों का मुद्दा भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बंगाल पहुंच गए हैं। किसान संगठन बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने के अभियान पर निकले हैं। कोलकाता में कल रैली करने के बाद आज किसान संगठनों ने महापंचायत की और बीजेपी के खिलाफ मतदान करने की अपील की। किसान संगठनों का दावा है कि वोट की चोट लगने के बाद सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। किसान संगठनों की योजना राज्य की सभी 294 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की है। कल और आज कोलकाता में कई कार्यक्रम करने के बाद किसान नेता नंदीग्राम के लिए निकल गए। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी के कारण हाई प्रोफाइल सीट बनी नंदीग्राम में किसान नेता बीजेपी को हटाने की अपील करेंगे। नंदीग्राम के बाद 14 मार्च को सिंगूर और आसनसोल में भी किसानों की महापंचायत होगी। हालांकि बंगाल में किसान संगठनों के अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं किसानों का आंदोलन अब सियासी हो रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से पहुंचे किसान नेता बंगाल की जनता को कितना समझा पाएंगे। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या बंगाल चुनाव में किसान आंदोलन का असर होगा और सियासत करने से आंदोलन कमजोर होगा या फिर मजबूत? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले सुनिए किसान नेता किस तरह खुलकर बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। एक चिट्ठी के माध्यम से हम बंगाल के गांव-गांव में बस एक संदेश दे रहे हैं किसान को कि देश के किसान की इज्जत, उसकी पगड़ी आपके हाथ में है। आप उसे बचाइए और बचाने के लिए बस एक काम कीजिए, बीजेपी को सजा दीजिए। चूंकि ये पार्टी है जिसने किसानों के विरुद्ध कानून बनाए, अहंकार से उन्हें वापस नहीं लिया, बल्कि किसानों को गालियां दी, उन्हें बदनाम किया और उन पे दमन किया। ऐसी पार्टी को सबक सिखाना जरूरी है। क्या बोलेंगे वहाँ? ये कहेंगे कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही और इस सरकार ने लूट लिया किसानों को, ये कहेंगे। और अपील करेंगे कि ऐसा वोट मत देना बीजेपी को, इसने पूरा देश लूट लिया, व्यापारियों की पार्टी, ये कहेंगे। तो किसान नेता अब सारी हिचक, सब संकोच एक तरफ रख के बंगाल के चुनावी रण में उतर चुके हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं अब तो बीजेपी पर वोट की चोट करेंगे तभी ये किसान कानून वापस लेगी। राष्ट्र की बात में मेरे साथ आज धर्मेंद्र मलिक हैं जो कि किसान नेता हैं और आप जानते हैं धर्मेंद्र मलिक को राकेश टिकैत का राइट हैंड इनको कहा जाता है, काफी करीबी हैं उनके। मेरे साथ अपराजिता सारंगी बीजेपी की प्रवक्ता और सांसद, कांग्रेस से अभय दुबे आ गए हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। शुभंकर भट्टाचार्य हैं, टीएमसी की तरफ से बोलेंगे, उनको भी आप देख पा रहे हैं। और यहां स्टूडियो में AK वाजपेयी आ गए हैं, देश के जाने माने वकील हैं और LJP के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन धर्मेंद्र मलिक, मुझे आपसे शुरू करना पड़ेगा और मुझे यही पूछना पड़ेगा कि अब बचा क्या है। धर्मेंद्र मलिक, अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि ये किसान नेता अब कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ चुनाव में आप उतर गए प्रचार करने के लिए तो आपके सारे पुराने दावे और वादे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम किसी राजनीतिक पार्टी को, नेता को अपने मंच पर नहीं आने देंगे, हमारा कोई मकसद राजनीति करने का नहीं है, सिर्फ किसानों की लड़ाई है, सब गलत हो गया, सब झूठ साबित हो गया। धर्मेंद्र मलिक, नहीं मानक जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए, न तो आप हमारे मंच पे किसी नेता को देख रहे होंगे, आपने देखा कोई नेता। रही दूसरी बात कि भाई आप ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा, ये तो हमारे जो फॉलोवर हैं, जो किसान हैं, उनको समझना है, बाकी से हमें क्या करना। भाई हम किसान की लड़ाई लड़ रहे, किसान हमारे साथ हैं, बाकी जिसे जो कहना है। और दांव की बात यह है कि मानक जी अब बचा क्या है, 3 महीने से हम सड़क पे हैं और जो हमको सड़क पे लेकर आए, अगर हम उनको सड़क पे नहीं लाएंगे तो फिर होगा क्या? नहीं, बच के मत चलिए ना। या तो ये कहिए कि हम उतर गए हैं अब चुनावी मैदान में और राजनीति में। देखिए मानक जी, फिर आप कह रहे हैं देखिए हम राजनीतिक नहीं है। नहीं मानक जी, हमने ये कहा है, देखिए न तो हमारा कोई वहां से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, न संयुक्त मोर्चे के नाम पे कोई वोट मांग रहा। हमने ये कहा है बीजेपी को हराओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, चाहे किसी को भी वोट दे देना। ठीक है, इसका मतलब आप टीएमसी या कांग्रेस और लेफ्ट त्रिकोणीय फाइट है। इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करके आप या तो ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा रहे हैं या कांग्रेस और लेफ्ट को। और वो तो जिसके भाग में जो होगा वो उसको मिल जाएगा जी। देखो ये आंधी है, इस आंधी में किसी को आम मिलेगा, किसी को अमरूद मिलेगा, किसी को पपीता मिलेगा। अब वो उसकी बात है कि वो समय पे कौन क्या ले जाए।
नहीं नहीं, अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं धर्मेंद्र मलिक, आप बड़ी ईमानदारी से अपनी बात करते हैं, खुल के कह दीजिए ना, कह दीजिए कि हम अब इतने निराश हो चुके हैं सरकार से कि वो हमारी सुन नहीं रही है। जैसे अभी आपने कहा ना कि 3 महीने से ऊपर हो गया आप सड़कों पर हैं, कह दीजिए हम निराश हो गए और हार के हमें बीजेपी को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। देखिए, जो सरकार फासिस्ट हो जाए, जिसको लोकतंत्र की मानक जी भाषा समझ में ना आए और अहंकार की पराकाष्ठा हो जाए, तब जो है देश को बचाने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है। हाँ। और इसका रथ रोकने के लिए इस देश का किसान सामने आया है। तमाम हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं। आतंकवादी हमको कहा, खालिस्तानी हमको कहा, पाकिस्तानी हमको कहा, चाइनीज समर्थक फंडिंग की बात हमारे ऊपर लगी। अरे कोई 2 क्विंटल आटा दे देता है, उस पर भी आप एक सेकंड धर्मेंद्र मलिक, एक सेकंड वापस आइए, मुद्दे पे आइए। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे थे ना कि हम तो किसानों की बात करने जा रहे हैं, बंगाल में भी किसानों की बात करेंगे। बंगाल में किसान उतने नहीं है, 69 लाख 65-70 लाख किसान है शायद वहां पर, उतने नहीं है जितने बाकी राज्यों में है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। आप वहां किसानों की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। अब तो आपके नेताओं के बयान मैंने सुनवा दिए, वो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी को वोट मत देना, ये कहने हम जा रहे हैं लोगों से। मानक जी, आपने जो बात कही है कि किसान नहीं है, क्या आप मछुआरों को किसान नहीं मानते? इंडो एशियन एफटीए के माध्यम से जिस तरह से मछुआरों को मारा गया, इसी सरकार ने एग्रीमेंट किया है इंडो एशियन एफटीए। सस्ती मछलियां आती हैं और हमारे यहाँ से स्कूटर मोटरसाइकिल जाता है, सस्ता पाम ऑयल आता है, उससे हमारा जो है दलहन का किसान मरा है, हमारा जो मछुआरा है पूरा बॉर्डर बेल्ट का समुद्र का वो मरा है। तो किसान तो वो मछुआरा भी है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका ये आंदोलन बंगाल में सफल होगा और बीजेपी को हरा के ही दम लेंगे आप? 100%। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे फिर मिलेंगे, चुनाव के बाद मिलेंगे, लेकिन जहां भी होगा, जितनी कील इन्होंने गाड़ी है उतनी कील हमको निकालनी है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, मैं एक चीज में आपको करेक्ट कर दूं बस। आपने कहा ना कि एक भी राजनीतिक मंच पर हमें दिखा दीजिए या हमारे मंच पर कोई राजनीतिक नेता दिखा दीजिए। आज ही की तस्वीरें कहीं तो दिखा दूं, जोधपुर में, शायद कल की होंगी। टिकैत साहब जिस ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे जिस महापंचायत के बाद, वो वहां पर कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, कांग्रेस के पूर्व सांसद का ट्रैक्टर था उनकी सभा में, उसके ट्रैक्टर पर दोनों चढ़े हुए थे। वो तो पूर्व सांसद हैं, आज तो वो किसी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता नहीं है, वो स्वागत करना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, ऑल राइट, ओके। अपराजिता सारंगी, अब तो ये आर पार की लड़ाई हो गई अपराजिता सारंगी। अब तो किसान नेता खुलकर जहां जहां आप जाएंगे चुनाव लड़ने, वहां वहां उतरेंगे आपको हराने के लिए। आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। वो कह रहे हैं कि ये हमारे नहीं सुन रहे, तो हमें भी अब राजनीति में उतरना पड़ेगा इनडायरेक्टली। बोलिए। आप सबको नमस्कार। किसान तो बहाना है, राजनीतिक जमीन निशाना है। हम हर एक चैनल में कहते आ रहे थे, सारे प्रवक्ता कहते आ रहे थे, हमारे सारे नेतागण कहते आ रहे थे कि किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है। सारे लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, अपनी बातों पर अड़े रहे। और आज जो भी बंगाल में हो रहा है, टिकैत जी, योगेंद्र यादव जी और उनकी पूरी मुहिम वहां खड़ी है और पीएम मोदी के विरोध में नारे लगा रही है और बीजेपी के विरोध में नारे लगा रही है। एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी को किसी तरह हराया जाए और बीजेपी के पक्ष में वोट ना आए। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा राजनीतिकरण था, राजनीतिकरण है और राजनीतिकरण हो चुका है। और मैं कह दूं कि किसानों के हित से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ भाजपा को सबक सिखाना इनके जीवन का मूल उद्देश्य रह गया है। देखिए, ऐसा है कि 100 दिनों के अंदर ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है दिग्भ्रमित हो चुका है। इनके चेहरे पर परेशानी झलक रही है, चिंता की लकीर है, सम्मान का प्रश्न है, कौन इन्हें अब सम्मान देगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं है। और देखिए, जहां तक सरकार की बात है, मैं एक सांसद भी हूं, मैं आपको बता दूं, मैं एक सांसद भी हूं और सांसद के हिसाब से मैं कह रही हूं कि कुछ समय पहले जब इसके पहले संसद सत्र हुआ था, वहां पर किसानों के इश्यूज को लेकर हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की थी। लेकिन दुख की बात यह है, न ही राहुल गांधी जी के पास तथ्य था, न तर्क था, और न ही किसी और विपक्षी दलों के पास तथ्य था या तर्क था। किसी भी इश्यूज पे उन लोगों ने सरकार के सामने किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं रखा।
11 राउंड बातचीत हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पैनल से भी ये लोग अपनी दूरी बरकरार रख रहे हैं। आप सब इसको नोट करें। ओके। जब देखा कि मुंह छिपाने की जगह नहीं है तो ये तथाकथित कुछ चंद नेता बंगाल चले गए। लगा कि बंगाल में कोई तो जय जयकार कर देगा। अब इनके प्रासंगिकता का प्रश्न है। ओहो, अच्छा, ओके। इनकी राजनीतिक जमीन का सवाल है। ये इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण था और ओके, एक सेकंड अपराजिता जी, आपने जो अभी आरोप लगाया कि ये अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ मीडिया में आने के लिए या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए या प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बंगाल गए हैं, इस पर मैं जवाब लेता हूं एक सेकंड में जवाब लेता हूं आपका। लेकिन मेरा क्रॉस क्वेश्चन छोटा सा आपसे ये है अपराजिता जी, अब खुलकर किसान नेता उतर गए चुनावी मैदान में, खुलकर इनडायरेक्टली आपको हराने की अपील कर रहे हैं। अगर आपको नुकसान हो गया, अगर आपको चुनाव में नुकसान हो गया बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में, पुदुचेरी में, तब क्या आपको पछतावा होगा या तब आप कोर्स करेक्शन करेंगे? तब आप सोचेंगे कि काश इन किसान नेताओं से हमने और बातचीत करनी होती, इनको मना लिया होता? विनम्रता के साथ मानक जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है, होमवर्क के साथ जाती है। हमारी योजना रहती है और हमारा अथक परिश्रम रहता है। हमने काम किया है और हम काम करते रहेंगे और देश के लोग इस बात को समझते हैं। इसकी वजह से हर एक राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को विपुल समर्थन मिलते जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आप सब इलेक्शन का स्कोर बोर्ड देखें। स्कोर बोर्ड में किसे क्या अंक मिला है। जब तक हमारे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करेंगे, आस्था नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, और हमने जिस तरह का काम किया है, हम गुड गवर्नेंस की बात करते आ रहे हैं और जिस तरह बंगाल में भी हम लोगों ने सरकार को सहायता करने की कोशिश की है और जहां जहां काम किया है, आप देखिए स्कोर बोर्ड में क्या स्थिति है। और इस बार भी हमने पिछली बार 40% वोट शेयर हमारा था। हम 18 लोकसभा सीट जीते हैं बंगाल में और इस बार हम निश्चित तौर पर 200 सीट लेने वाले हैं। 200 सीट, ओके, ऑलराइट। अभय दुबे, अपराजिता सारंगी का दावा है जानता है ये लोग किसान नेता अप्रासंगिक हो चुके हैं और बंगाल में यह मुद्दा चलने वाला है नहीं। अभय दुबे, अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। मानक जी, मैं विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके वक्तव्य को थोड़ा सा सुधारना चाहता हूं। जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसमें 72,43,000 किसान पश्चिम बंगाल में हैं। हाँ, ठीक है, वही मैंने 65-70 कहा था, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत हूं। सुनिए, नहीं, हाँ। मैं वो दूसरा करेक्शन चाहता हूं। हाँ। पंजाब में मात्र 10,93,000 किसान है, हरियाणा में मात्र 16,28,000 किसान है। उसकी अपेक्षा वेस्ट बंगाल में बहुत अधिक किसान है। और जहां तक बात राजनीति का है, होनी ही चाहिए। ये प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी हुई सत्ता ने किसानों की आजीविका में अंधियार जो फैला दिया, 5 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की हार किसानों की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। टिकैत साहब ने क्या कहा? टिकैत साहब ने कहा कि ये वो पूरी की पूरी सरकार हमारी बात सुनने की अपेक्षा पश्चिम बंगाल आ गई सत्ता की भूख के लिए, इसलिए उनको वहां आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ये पहला अवसर नहीं है मानक जी। कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया किसानों के संदर्भित विषय में, तो सारे राज्यों में बोनस समाप्ति का आदेश दे दिया जून 2014 सत्ता में आते ही। उसके बाद एक के बाद एक 3 अध्यादेश जमीन के कानून के खिलाफ ये लोग लेकर आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया 2015 में कि अगर समर्थन मूल्य के ऊपर 50% दिया गया तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों में हो गया। यही किसान सम्मान निधि। मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी ने तो नहीं दिए 60 लाख किसानों के नाम, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो स्वयं किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो 24,444 किसान थे। उनको आपने भी खाते में पैसे नहीं डाले। आप भी कहते कि आपने प्रोविजन किया था कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप उस सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर पैसे दे देते। आपका भी इंटेंशन मेला फाइट था। अरे आप तो उत्तर प्रदेश के पुत्र हैं प्रधानमंत्री जी। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस गन्ना
5 साल 4 साल में सिर्फ 10 रुपए बढ़ा है। वो गन्ना के किसान कह रहे हैं, आपका आयोग कह रहा है कि 400 रुपए तो लागत आती, आपने 310 रुपए गन्ना किसानों को सिर्फ दे रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आपसे उम्मीद नहीं कि किसानों का भला करे, दो पूंजीपतियों के भले के लिए आपकी सरकार आई है। तो ये प्रचंड बहुमत का अहंकार नेस्तनाबूद करना ही होगा। ये बात हम किसानों के साथ है, वो धर्मेंद्र मलिक हो या राकेश टिकैत, ये राइट हैंड दोनों किसानों के हैं। ओके, अबे दुबे एक सेकंड, अबे दुबे थोड़ा सा क्वालिफाई करिए। आपने कहा जिन लोगों ने, जिन किसानों ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाया था बंगाल में, उनको भी जानबूझकर सरकार ने किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताइए, आपका क्या आरोप है? अबे दुबे सुन पा रहे हैं? मैं बता दूं, मुझे बोलने दें। अबे दुबे का संपर्क टूट गया। हाँ, अपराजिता जी बोलिए, बताइए क्यों नहीं दिया आपने? मानक जी, उसमें प्रावधान है, सुनिए ना, उसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि करीबन 70 लाख किसान बंगाल में हैं और 70 लाख किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हम सहायता करना चाहते थे। हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन किसान सम्मान निधि की जो तालिका आई, बहुत कहने के बाद जब तालिका आई तो ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये पैसा हमें दीजिए, राज्य सरकार को दीजिए। देखिए, हर एक स्कीम की एक मोडालिटी होती है, एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो उसके अंतर्गत हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत 70 लाख किसानों को केंद्र सरकार से, दिल्ली से उनके अकाउंट में पैसे भेजना चाह रहे थे। ऑलराइट। लेकिन अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे हमें दीजिए। ठीक है, नहीं वो तो स्वीकार्य हो भी नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड अपराजिता जी, एक सेकंड। ऑलराइट, ओके, एक सेकंड, ओके, ऑलराइट, ओके, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं, जाहिर है। अबे दुबे, आपने जो आरोप लगाया कि जानबूझकर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को भी पैसा नहीं दिया सरकार ने, अपराजिता जी ने जवाब दे दिया कि हम राज्य सरकार के थ्रू तो देंगे नहीं, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सीधे अकाउंट में जाएगा। कैसे दे देते बताइए? संपर्क टूट गया अबे दुबे का। आइए शुभंकर भट्टाचार्य, बताइए शुभंकर भट्टाचार्य, आप किसानों को केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना से आपने क्यों दूर रखा अभी तक, और अब वहां जो किसान गए हैं आप कह रहे हैं उनको हक है पूरा जाने का? देखिए, बड़े मजे की बात है ये बातें जब भाजपा के प्रवक्ता आके कहते हैं, वो भी जो कि माननीय सांसद भी हैं। नेचुरल सी बात है कि ये तो अपनी बात तो रखेंगे ही, लेकिन आपको मैं बता दूं, उस प्रदेश का अभी तक 55,000 करोड़ का बकाया धनराशि पड़ा हुआ है, जो कि कंटिन्यूअसली हम मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसको क्लियर नहीं किया जा पा रहा। हर जगह का बजट होता है, लेकिन उन प्रदेशों का बजट कभी नहीं होता जिन प्रदेश में भाजपा का खुद का शासन नहीं होता। इसलिए अब वो खुद जाके कहते हैं कि भाई साहब, अगर आपको अगर राज्य में ठीक तरीके से शासन चाहिए तो भाजपा को लाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी तरीके से परेशान रखेंगे। और ये तो नियम बन चुका है साहब। जो डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, इनकी सरकार ना हो, वहां पे उस प्रदेश को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बड़ी बड़ी बातें करते रहे हर बार। जब याद करिएगा, जब अम्फान तूफान आया था, उस समय प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने वहां पे पैकेज घोषित किया था 1000 करोड़ का। तब भी दीदी ने कहा था कि मान्यवर इसको छोड़ दें, कृपया करके हमारा जो ऑलरेडी बकाया चल रहा है 3 साल का, वो तो क्लियर कर दें। लेकिन वो नहीं क्लियर हुआ। फिर कहते हैं कि भाई हमें वहां पे जो किसान का जो योजना जो चल रहा है उसको नहीं लागू होने दिए। मैं आपको बता दूं, जो कृषक बंधु जो वहां पे जो चलता है, जो हमारा बंगाल में चलता है, उसका जो थ्रेशोल्ड है, ये माननीय सांसद बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, उसका जो कहते हैं ना कि जो ज्यादा व्यापक हो, उसकी व्यापकता ज्यादा रही है, इसलिए वो चलता रहा। लेकिन उसकी फंडिंग होगी कहां से? उसकी फंडिंग को इन्होंने रोक दिया। ये चाहते हैं सिर्फ वही जो योजना है उसी पर फंडिंग होती रहे, जो इनकी अपनी योजना हो, जिनके ऊपर से ये अपना जो है सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाते रहे। तो प्रोपोगेंडा फैलाने के अलावा भाजपा ने और कुछ किया नहीं है। ठीक है। तो आज के दिन में ये कहना कि अगर कृषक परेशान नहीं होती, हाँ। अच्छा ठीक है, ओके शुभंकर, ठीक है, ओके, यात्रा करने निकलते। ओके शुभंकर, एक चीज और बताइएगा, ये जो किसान नेता वहां गए हैं, और सीधे सीधे आप लोगों के पक्ष में अब प्रचार कर रहे हैं, आपसे मेरा मतलब टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट, आप इसका स्वागत करते हैं जी, और इसका असर होगा? बिल्कुल स्वागत करते हैं। और एक बात बताइए, जब हम लोग किसान नेता कहते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, किसान नेता वहां कैसे चले गए, यहां कैसे चले गए। साहब वो भी नेता है, किसान है तो क्या हुआ, वो भी नेता है। उनको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं
जो कि आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्राप्त है। बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें खुलकर कहना पड़ेगा ना फिर, जो कह रहे हैं खुलकर। ना शुभंकर आप ठीक कह रहे हैं, शुभंकर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर मैं आपके साथ हूं, लेकिन उन्हें खुलकर कहना पड़ेगा फिर कि हां हम इस चुनाव में, जैसे अब बोले योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, अब बोले खुलकर, पहले नहीं बोलते थे, अब बोले कि हम जा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी को वोट की चोट करनी पड़ेगी, तो खुलकर मानना पड़ेगा। बोल तो रहे ना कि आज ये बात समझ में तो आ रही है कि उनको भी पता है कि यहां पे अगर एक रिवॉल्यूशन लाना है, अगर फिर से हरित क्रांति की शुरू करनी है, तो सबसे पहले तो ये जो ईगोइस्टिक जो सरकार है इसको पहले दूर ढकेलना पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका विरोध है किससे। ये किसान को तो समझना बहुत जरूरी था ही, बहुत देर से समझ में आई ये बात किसानों को, और शायद यही एक था आगे चल के बहुत बड़े क्रांति को स्वागत कर रहे हैं। और इसका असर कितना होगा शुभंकर, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए एक बात बता दूं, जब किसानों ने ना जब हल छोड़ करके वो मैदान पे उतरे, अगर आप ये देख लीजिएगा, चाहे वो अपना हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई रही हो, चाहे कैसी भी लड़ाई रही हो, किसान ने जब भागीदारी की तो देश में क्रांति आई, और ये क्रांति फिर से आएगी। क्योंकि ईगो जब तक नहीं छोड़ेंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये देश नहीं बदलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभय दुबे मुझे वाजपेयी जी को बोलने का मौका देना, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ जी, आत्मविश्वास है या अहंकार नहीं है? वाजपेयी जी अपराजिता जी एक सेकंड, वाजपेयी जी आप ही की तरफ बोलेंगे, एक सेकंड वाजपेयी जी बोलिए। मुझे याद आ गया वो अंडा आंदोलन, आपको याद है? बड़ी कस्में खाते थे, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, सत्ता में नहीं जाएंगे, चुनाव की राजनीति नहीं करेंगे, ये कहा करते थे। क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल की बात। यस, तो ये इनकी सब, योगेंद्र यादव कहाँ थे? उसी ग्रुप में थे ना, उसी पार्टी बनाई, बकायदा कस्में खाई थी, बिल्कुल सत्ता की राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ देश के भविष्य को सुधारना है। आरोप क्या है आपका? लोकतंत्र का मेरा आरोप यह है, सीधा साधा आरोप है कि ये पार्टी बनाएंगे। अरे ये अब धीरे धीरे देखते जाओ, पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे? अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं। शुभंकर एक सेकंड, शुभंकर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शुभंकर वन सेकंड, शुभंकर मैं आपको मौका दूंगा। शुभंकर एक सेकंड प्लीज, मौका। हम ये कह रहे हैं, फिर बोलिए, मैं वही बहुत गंभीर आरोप है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। शुरू में इन्होंने कहा ना किसी नेता को नहीं आने देंगे, कोई राजनीति करेंगे, सिर्फ कानून वापस कराने हमको, और सरकार से बात करेंगे, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, सरकार अच्छी, ये हमारी बात मानेंगे। ये टिकैत साहब ने बार बार बयान दिया। उसके बाद क्या हुआ? पंचायतें शुरू कर दी, फिर खाप शुरू कर दी, अब इसके बाद चुनाव में कूद गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अभी थर्ड फ्रंट भी बनाएंगे ये इसी चुनाव में। मेधा पाटेकर बाकायदा जो इनके बीच बैठी हुई हैं, ममता जी से मिल के आई है बाकायदा, आज ये आपको जानकारी नहीं है। तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, उससे काम इनका चलेगा नहीं, तो कहेंगे जी अब हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं क्योंकि हमको किसानों के फेवर में कानून लाना है। और एक बात इनसे पूछिए, ये बंगाल से और सेंट्रल का क्या मतलब है? अगर बंगाल में मान लो बीजेपी नहीं आती है तो कानून कैसे खत्म हो जाएंगे? तो कोरी राजनीति, एहसास होगा ना। अरे क्या एहसास होगा? मानक जी, कोरी राजनीति, हर तरीके से कोरी राजनीति। आप नेता देख लीजिए कौन कौन है इसमें, 25-30 साल से वही वेस्टेटेड फेस है, वो हर आंदोलन में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं कहा, जीवी कह रहे हैं। मैं क्या, प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं कहा, पूरा प्रोफाइल ब्रीफिंग होती है, कौन कौन सा आंदोलन किया, क्या किया, सारी चीज जब कंक्लूजन में आती है तब आंदोलन जीवी। तो आंदोलन जीवियों की पार्टी बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। और दूसरी देखिए, अभी आधे घंटे नाम क्या रखेंगे? आधे घंटे की डिबेट हो गई, किसी ने कानून की बात नहीं की। नहीं, कानून में बहुत बात हो चुकी है। नहीं तो आज का आप सिर्फ राजनीति कर रही है। कानून पर बहुत बात हो चुकी है। आज का मकसद और आज की डिबेट का मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल ये किसान नेता क्यों गए, क्या इनका कोई असर होने वाला है? उसका जवाब मैंने आपको दे दिया, लेकिन कानून पे सुन लीजिए, इनके पास जवाब है तो दे दें। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उड़ीसा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, केरल में एपीएमसी नहीं है, बिहार में एपीएमसी नहीं है, और ये 10-10 सालों से ये हाल है। और ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हमारी नहीं सुनेगी तो हम तो जाएंगे उनको हराने। 100 दिन हो गए सड़क पर बैठे हुए। हमने रोका क्या? जाइए, लेकिन अब हम रोकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट है 2006 में बना था। किसी तरह से नेशनल हाईवे पे अगर 1 इंच को डैमेज करेंगे 5 साल की सजा है। ये कान खोल के सुन लीजिए, ये जो पक्के मकान बनाने का, पक्के मकान बना रहे हैं और ये 10 साल और बैठेंगे, उस कानून को भी जरा ध्यान में रख लें। ये सरकार जो है ना, वाकई किसानों के प्रति सम्मान रखती है, अदरवाइज कमी नहीं है कानून की। इसको भी ध्यान में रखना होगा। किसी चीज की एक लिमिट होती है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे दूसरों को परेशान करोगे। अब मतलब हद ही कर दिया आपने। अब आप पक्के मकान बनाने लगे हो, कह रहे हैं हम एसी लगाएंगे
और वहां पे स्विमिंग पूल बनाएंगे। मतलब क्या चाहते हो? एक तरफ राजनीतिक पार्टी बनाने की तरफ प्रक्रिया जारी हो गई है इनकी, दूसरी तरफ हाईवे पे पक्के मकान बनाओगे, तीसरी तरफ जब लाल किले का कांड हुआ था तो इन्होंने क्या कह दिया था कि ये तो बीजेपी ने कराया। 350 पुलिस वाले घायल हुए थे, है इनके पास जवाब? और कॉल किसने दी थी? इन्होंने ही दी थी। बार बार मंत्री ने रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के 26 जनवरी मत करिए और कोई डेट चुन लीजिए, नहीं माना इन्होंने। कुछ असर होगा क्या बंगाल में? बंगाल में क्या असर होना है? बंगाल में सीधी लड़ाई है टीएमसी और बीजेपी की, एक बात समझ लीजिए, कोई असर नहीं। अगर बीजेपी मान लो सत्ता में नहीं आती, 70-72 लाख किसान हैं। हम क्या करें? बीजेपी अगर मान लो सत्ता में नहीं आती तो भी उन्होंने फाइट में कहां से कहां अपना वोट परसेंटेज ले जाएंगे या सीटें कहां ले जाएंगे, तब भी उनकी जीत है। किसान के आंदोलन से वेस्ट बंगाल का कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी हार गई तो किसान नेता इस आंदोलन को कामयाब बताएंगे? कैसे वो बोलेंगे देख लीजिए। अरे भाई किसानों का क्या है उसमें? बताइए, वेस्ट बंगाल के किसानों ने आंदोलन किया, एक किसान का लीडर वहां है नहीं क्या? वहां तो एक घर में नया लीडर निकलता है, कोई लीडर किसान का इनके पास मोर्चे में आया क्या? ओके अबे दुबे, ओके अबे दुबे, अच्छा अबे दुबे एक सेकंड, आपने जो मुझे जो करेक्ट किया था आपने, मैं उसे कॉन्टेक्स्ट में रख दूं थोड़ा सा। मैं इंतजार कर रहा था मैं आपके पास आऊं। आप सही कह रहे हैं, किसानों की संख्या जो आपने बताई, लेकिन उसको आबादी के प्रपोर्शन में आप देखिए ना, और यहां तो 3-4 राज्यों को मिलाकर यह आंदोलन चल रहा है, इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा था कि क्या उतनी आबादी में 9-10 करोड़ आबादी है बंगाल की, वहां पर 69 लाख किसान क्या बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर होंगे इस चुनाव में? ये पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल होगा। और माणक जी देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेंसस को आप स्टडी करेंगे ना तो 13 राज्य हैं जहां पर 91% किसान है, समझ लीजिए, तो बाकी के राज्यों में लगभग निग्लिजिबल है। मैं ये देखिए, आप सत्ता का अहंकार वाजपेयी जी में कैसे परिलक्षित हो रहा था। ये नेशनल हाईवे को खोद दे, किसानों को नहीं आने के लिए बर्बरता से लाठीचार्ज करें, आंसू गैस के बम मारे। ये तो सिडनी रोलेट जैसे लोग हैं, जनरल डायर जैसे लोग हैं, आप समझ यही डिबेट का अरे विषय है। वाजपेयी जी 13 नवंबर से रूल ऑफ द लॉ वो चलेगा बेचारे या 13 अदालत नवंबर चलेगी? को पहली मीटिंग की आपने, 13 नवंबर सुनिए, उसके बाद क्या किया? वो 26 नवंबर को पहली बार दिल्ली के दरवाजे पर आए, आपने मार मार के लहूलुहान किया। 22 जनवरी तक मीटिंग पर मीटिंग करते रहे, थका दो और भगा दो की नीति आपने अपनाई, प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति अपनाई, आपने बदनाम करो आंदोलन तोड़ो की नीति अपनाई। अब वो क्या चाह रहे हैं? वो चाहते हैं कि आपकी लगातार हार निर्धारित की जाए ताकि उनकी आजीविका की जीत तय हो पाए। अच्छा बताइए, उनमें सत्ता की भूख होती तो वो राजनीतिक दल होते, और अधिकार है किसान को। महात्मा गांधी तो कहते थे कि मेरा बस चले तो समूची सत्ता मैं किसानों को सौंप दूं, और हम भी चाहते हैं कि सत्ता का अधिकार किसान भाइयों के हाथ में होना चाहिए। और वचन देते माणक जी आपके शो में, पहली बार जब भी भारत के किसानों ने कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया, ये जो कह रहे हैं निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य, पहली कैबिनेट की मीटिंग में हस्ताक्षर करेंगे, ये आज से आपसे वादा करता हूं। क्यों बात ये उठी? ये इसलिए बात उठी क्योंकि जब असीमित मात्रा में पूंजीपतियों को संग्रहण की अनुमति दी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2A ऐड करके, तब किसान चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य रिपोर्ट लागू की जाए। एक सेकंड अबे दुबे, आप जानते ही होंगे अबे दुबे कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अबे दुबे, क्योंकि अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर आकर अगर यह ऐलान करे कांग्रेस की सरकार आने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में हम प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी का कानून लाएंगे, इसका मतलब यह ब्रेकिंग न्यूज है। अबे दुबे, अब से पहले मैंने शायद, मुझे नहीं पता किसी कांग्रेस के नेता ने यह बात कही है या नहीं कही है, लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं तो मैं इसे बड़ी बात मानता हूं। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर अब कह रही है अगर हमारी सरकार आएगी हम अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी लागू करेंगे और उसका कानून बनाएंगे। अबे दुबे, दोहरा दीजिए एक बार फिर से। पहली कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब हम निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य का कानून लाएंगे। जब भी पहली बार अवसर मिला, मोदी सरकार नहीं मानी तो तीनों ये काले कानून निरस्त करेंगे। और इतिहास साक्षी है, हमने कोई भी कानून स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बगैर नहीं बनाया। किसान भाइयों को बैठाएंगे, जो किसान कहेंगे वो कानून तय किया जाएगा। हमने
आखिरी बात, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ये कानून पास करके भेजे हैं केंद्र की मोदी सरकार। उन कानूनों को हस्ताक्षर नहीं हो रहे, इसलिए वो लागू नहीं हो पा रहे। तो पंजाब में गेहूं और धान के लिए निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य हमने कानूनी जमा पहनाकर अनिवार्य किया है। ओके, अपराजिता सारंगी बोलिए, आप तैयार हैं? क्योंकि बंगाल में भी यह मुद्दा बन सकता है। अभय दुबे जी, इस तरह का अनाउंसमेंट न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके जो नेता हैं उनसे बातचीत करके इस तरह का अनाउंसमेंट करें। इसलिए मैं कह रही हूं कि 70 सालों से न कांग्रेस ने, न टीएमसी ने, न कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। इसलिए ये संस्कार हमें कृषि क्षेत्र में लाने पड़े। ये तीनों फार्म लॉज को हमें लाना पड़ा। अगर ये तीनों फार्म लॉज तो शायद ये हमें करना न पड़ता। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 8 साल तक बंद बस्ते में रही। आपकी सरकार ने उसे बंद करके रखा था। आपको ये ज्ञात होगा। 2015 में आपका शपथ पत्र देखिए, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में आपने शपथ पत्र दिया है और जिसमें कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें थी 206 उसमें से 175 हूबहू 2014 जनवरी तक लागू कर दी गई। ये आपका शपथ पत्र है। आपने कहा आपने, हम लाएंगे। देखिए गुजरात ने सीएसीपी को क्या लिखा है, देखिए किसी भी तरह के संस्कार नहीं लाए गए। आपके आयोग को हमें इस क्षेत्र में मोदी आना जी पड़ा। जो धान का लागत मूल्य आप 1245 रुपए निकालते हैं, वो हमारे प्रांत में क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ था। उसी उदारीकरण की दिशा में हरियाणा प्रांत। एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, एक सेकंड रोकना पड़ेगा, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। जैसे मैंने कहा, अभय दुबे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एक राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्र की बात में अभी अभी उन्होंने यह ऐलान किया है, और जो यहां नीचे हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला भी रहे हैं। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता अभय दुबे कह रहे हैं कांग्रेस की केंद्र में सरकार आएगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में प्राइवेट सेक्टर पर एमएसपी लागू करेंगे। कह रहे हैं तीनों कानून निरस्त होंगे। यह बात तो राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर एमएसपी देंगे, इसका पहली कैबिनेट में कानून पर दस्तखत करेंगे। यह ब्रेकिंग न्यूज है और नीचे चल भी रही है, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन अब मैं आ रहा हूं दूसरे आरोप पर, और दूसरा आरोप ए.के. वाजपेयी का यह है, धर्मेंद्र मलिक, कि अब आप बस एक राजनीतिक पार्टी या थर्ड फ्रंट बनाने वाले हैं। बस कुछ ही दिन और, अब तो बस औपचारिकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, बचा क्या है? धर्मेंद्र मलिक, बना लीजिए पार्टी। देखिए मानक जी, आप मुझे समय दीजिए। ये जो बेचारे पंडित जी है ना, पंडित जी के साथ वकालत उकुलत तो चल नहीं रही। इनको ये नहीं पता कि पहले सड़कें किसने खोदी। सड़कें खोदी भारत सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने। दूसरी बात, ये कानून की बात, ये अपने राज्य में जाएं और इनके राज्य में 800 रुपए कुंटल गेहूं बिकता है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको टीवी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 10 मार्च का हिंदुस्तान पेपर देख लो, क्या स्थिति है वहां के बिहार के किसान की। और जिस पार्टी से ये आते हैं, सबसे बड़े आंदोलनजीवी भी वही थे। और 87 में हमने आंदोलन शुरू किया और 89 में हम पहली बार जो है कांग्रेस को उखाड़ के इस देश में वीपी सिंह की सरकार लेकर आए थे। ये भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन की देन थी। ये भी पंडित समझ लेना चाहिए कि आपके नेता समय समय पर हमारे मंचों पे शरण लेने के लिए आते रहे हैं। ये इनको ढंग से समझ लेना चाहिए। टीवी पे एक लिमिट से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। धर्मेंद्र मलिक, ठीक है, ओके। जो राजनीतिक आरोप था उसका जवाब तो हो गया। सुनिए ना, बात तो सुनिए। हम उस नेता के शिष्य हैं, उस किसान संगठन में काम करते हैं जिसको बाला साहब ठाकरे, ओम प्रकाश चौटाला जी ने राज्यसभा का ऑफर किया था। और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इस देश की किसान की लड़ाई असलियत में लड़नी है तो मैं राज्यसभा को ठोकर मारता हूं। ये इनको पता हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र मलिक, ठीक है, राजनीतिक आरोप का जवाब हो गया। सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए दूसरा। अरे दूसरा सवाल तो सुनिए। धर्मेंद्र मलिक, ए.के. वाजपेयी का दूसरा बहुत गंभीर आरोप यह है, और आरोप क्या है? चेतावनी है, बहुत गंभीर चेतावनी है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो सड़कों पर आप पक्के मकान बना रहे हैं ना, NHAI एक्ट है, बहुत गंभीर धाराएं उस पर लगती हैं। खैर वो अलग बात है, कानूनी तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी वो अलग संवेदनशील मसला है। लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं धर्मेंद्र मलिक, टीकरी बॉर्डर से
और सिंगू बॉर्डर से। आज ही तस्वीरें आई हैं, 25-25 पक्के मकान वहां बना लिए गए हैं और अब खुलेआम ऐलान हो रहा है कि 1000 मकान बनाएंगे। कितना सही है बताइए? ये पब्लिक प्रॉपर्टी पर, सड़क पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जो सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर जमीन है, वो जमीन हमारी है, वो NHI की नहीं है। उसका 1 रुपए से 10 रुपए मीटर तक का मुआवजा मिला है। आज भी हमारे केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। हम उस जमीन को भी वापस लेने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। उचित मुआवजा नहीं दिया। अच्छा एक काम और करिए धर्मेंद्र मलिक, आज वाजपेयी जी को करारा जवाब दे दीजिए और कह दीजिए, कर दीजिए ऐलान कि कोई पार्टी वार्टी नहीं बनाएंगे। कर दीजिए ऐलान, कह दीजिए कोई राजनीतिक पार्टी कभी नहीं बनाएंगे हम। 100% नहीं, 1000% कहता हूं। हमारा मकसद कोई दल खड़ा करना नहीं है, हम कोई पार्टी खड़ी नहीं करेंगे। अगर हमारा समाधान नहीं होता तो भाजपा की विदाई जरूर करेंगे। ये हमने 89 में भी करके दिखाया है। धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड सुनिए ना, बात तो सुनिए। अभी वाजपेयी जी ने एग्जाम्पल दिया था ना आम आदमी पार्टी का और अन्ना आंदोलन का। वो कह रहे हैं पहले वो भी यही कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आप भी अभी ये कह रहे हैं बाद में आ जाएंगे। अन्ना आंदोलन, देखिए सुनिए, आप बहुत अच्छी बात आपने कही। अन्ना आंदोलन तो भाजपा की देन था। विवेकानंद फाउंडेशन में बैठ के पूरा डिजाइन किया गया था, RSS के लोग लगे थे। अरे ऐसे मत बोलिए, आम आदमी पार्टी नाराज हो जाएगी। ना ना ऐसे मत बोलिए, आम आदमी पार्टी नाराज हो जाएगी। नहीं, कैसे हो जाएंगे? अन्ना आंदोलन तो सही तो कह रहे हैं माणक जी, सही बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी का कोई पैनलिस्ट इस डिबेट में नहीं है, तो इस तरह का कोई आरोप लगाएंगे तो मेरे पास उसे डिफेंड करने वाला कोई नहीं। आम आदमी पार्टी जब थी नहीं माणक जी, RSS ही था। अरे भाई, लेकिन आम आदमी पार्टी में नेता वही है ना अभय दुबे, जो उस आंदोलन में शामिल थे। इसका मतलब आप अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वो संघ की गोदी में बैठे हुए थे, संघ के हाथों खेल रहे थे। देखिए, मोदी, अरविंद केजरीवाल दोनों अन्ना आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, उस समय जब आंदोलन हुआ, रात के 12 बजे पार्लियामेंट चली और पार्लियामेंट से एक निवेदन गया अन्ना हजारे को कि हमें आपकी जान की चिंता है, आप इन अनशन को खत्म करिए। 250 किसान मारे गए, कोई एक्सीडेंट में, कोई हार्ट अटैक से तमाम घटनाएं हुई। धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ओके एक सेकंड। वाजपेयी मलिक साहब आप कह रहे हैं हम तो नहीं आएंगे राजनीति में। सुनिए ना, इन्होंने बड़ी अहंकारी भरी बातें करी। स्वागत है आपका, लेकिन एक बात समझ ले, सुनिए बात सुनिए, आप बजाने बात भी सुन लीजिए। मलिक साहब बात सुन लीजिए। अरे जो आप स्वर्गीय राकेश टिकैत के पिताजी की जो बात कर रहे हैं ना, उस आंदोलन में हम उनके साथ बाकायदा खड़े हुए थे और आज भी आपके साथ हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। किसानों के साथ कौन बीजेपी की पार्टी नहीं खड़ी है क्या? वो बार बार कह रहे हैं कि आइए बात करिए, एक फोन कॉल दूर है और हमको समझाइए, कन्विंस करिए। आप मकान बना के जबरदस्ती करके करवाएंगे क्या? नहीं, जबरदस्ती करके कानून ठीक करवाएंगे। आज की डेट में कोई कानून है नहीं लागू। आपको इतना तो मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, क्यों नहीं जाके बातचीत करते हैं? देखिए, आप राजनीतिक हाथों में खेल रहे हैं और आपकी लालसा बढ़ चुकी है, आपकी लालसा बढ़ चुकी है। पक्के मकान बनाने से क्या जाहिर हो रहा है? नेशनल हाईवे को जाम करके क्या जाहिर हो रहा है? देखिए, ये चलने वाली चीजें नहीं है। कोई किसान 2-3 स्टेट को छोड़ के आपके साथ रहेंगे। आप वेस्ट बंगाल में मीटिंग कर लीजिए, ममता बनर्जी के कहने से वहां जाके मीटिंग कर लीजिए, लेकिन ओके शुभंकर भट्टाचार्य, आपकी पोल खुल गई। वाजपेयी जी कह रहे हैं मेधा पाटकर ममता बनर्जी से मिली है, इससे क्लियर हो गया कि आप लोगों ने किसान नेताओं को बंगाल आने का न्योता दिया है कि आइए और थोड़ा सा चुनाव में हमारी मदद करिए, और किसान नेता पहुंच गए। शुभंकर भट्टाचार्य। मानक जी, पहले तो धन्यवाद कि आपको याद आया, मैं भी था इस पैनल में। दूसरी बात, आपको मैं अभिवादन देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आप एकमात्र पहले चैनल बने जिन्होंने विपक्ष की किसी बात को ब्रेकिंग न्यूज में डाला। नहीं तो जनाब, बहुत अरसे से मैं सिर्फ उन्हीं बातों को ब्रेकिंग न्यूज में देखता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलता है या गृह मंत्री जी के मुंह से निकलता है, लेकिन आप यहाँ निकला है। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ माननीय जी, बधाई दे रहा हूँ, कम से कम शुक्रिया तो कह दीजिए। बधाई, 2 लाइन कह दूं, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। लेकिन आप तो मेरे चैनल पर, मेरे शो में बरसों से आ रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल कई बरस हो चुके हैं। आपको पता है हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई विपक्ष हो, वो तो है, कोई सत्ता पक्ष हो,
कोई एनालिस्ट बिल्कुल, हो, ये बात तो मैं मानता हूं। सबको टाइम भी दिया जाता है, सबसे तीखे सवाल भी पूछे जाते हैं, सबकी बात को वेटेज भी दिया जाता है। विपक्ष के साथ ली है तो थोड़ी बात मैं कह दूं। हाँ, बोलिए, सबसे बोलिए। पहले थोड़ा सा वाजपेयी जी से मैं कहूंगा, मैं उनसे विनती करूंगा कि बहुत लंबा समय हो चुका है, अब भाजपा में अब मतलब विलय कर लीजिए अब ये, क्योंकि अब ये अलग थलग रह के जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। अब जो है वो भाई पीठ पीछे क्यों, बिल्कुल सामने से हो, तो विलय करके लड़ाई लड़ी जाए तो ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। ऐसे भी कोई वजह ज्यादा बचे नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो नहीं, एलाइड होके और क्या फायदा, एलाइड में भी देखिए अलग थलग थोड़े से दिखते हैं। अच्छा, मुद्दे पे आइए ना शुभंकर, मुद्दे पे आइए, भाजपा के तो ज्यादा सही है। शुभंकर मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पे आ जाता हूं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए सारी समस्या इस बात पर है कि आज के दिन में किसान क्यों इतना भड़क रहा है, किसान क्यों भाई विरोध में खड़ा हो रहा है, किसान क्यों हड़ताल कर रहा है, किसान क्यों जमीन पे है, किसान क्यों जाके इलेक्शन में जाके उतर आ रहा है। लेकिन इन्हीं किसानों को बरगलाने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है साहब। बंगाल में जाके सोनार बांग्ला बनाएंगे, किसान का सोना का पूरा उनकी जिंदगी सोने का कर देंगे। देश के किसान को संभाल नहीं पा रहे, बंगाल में अलग सपना दिखाएंगे आप, कैसे दिखा देंगे? अरे कानून आते जाते रहते हैं, कानून बदल जाते, क्या होता है? कानून रोक दिए होते। अहंकार की बात क्यों नहीं अहंकार की बात होगी बताइए? क्या पहली बार हो रहा है कि भाई कानून बदले नहीं गए, कानून को नहीं? आपने किसान नेताओं को क्यों बुलाया बंगाल? वाजपेयी जी कह रहे हैं किसान नेताओं को बंगाल क्यों बुलाया आपने? इसका मतलब आप हार रहे हैं क्या? किसान नेताओं को साहब देखिए एक बात बताऊं, किसान नेता जो है वो बिल्कुल उनके पास पूरे डेमोक्रेटिक राइट्स वैसे ही मौजूद है जैसे आपके पास है और हमारे पास। ठीक है, कहीं जाके लड़ सकते हैं, अपनी बात कहीं जाके रख सकते हैं, उनको अगर महसूस हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात सुनी थी मानक जी, मैं उस बात को कहूंगा जरूर। हाँ। बंगाल के किसानों के ऊपर बात करते हैं, जरा स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिएगा। बंगाल के किसान सबसे ज्यादा जो ऋण होते हैं ना, ऋण वापसी में उनका सबसे ज्यादा हाथ रहता है। यानी उनका जो पेबैक्स है सबसे ज्यादा कैसे होती है, कैसे कर पाते, कभी सोचा आपने? कोई भी आदमी अपना घर बेच के तो नहीं कर रहा होगा, वहां का किसान सुसाइड करके तो किसी तरीके से पैसा मतलब आपका किसान, बंगाल का किसान टीएमसी के साथ है, दीदी के साथ है, आप यही कह रहे हैं ना? किसान को देखिए बरगलाने के लिए सीधा जवाब दीजिए ना, कहिए ना बंगाल का किसान दीदी के साथ है, कह दीजिए ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या आप मानते हैं कि अगर पिछले चुनाव तक जब तक आते रहे, ये बार बार कहते थे तुष्टीकरण की राजनीति से एक बार ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। अबे दुबे छोटा सा कमेंट चाह रहा हूं। बंगाल का किसान शुभंकर कह रहे हैं टीएमसी के साथ है, बंगाल का किसान अबे दुबे आपके हिसाब से किसके साथ है? बंगाल का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तमिलनाडु का किसान खिलाफ है, केरला का किसान खिलाफ है, पुदुचेरी का किसान खिलाफ है और असम का किसान खिलाफ है। आज मैं चाहता हूं कि पांचों राज्यों में बहुत बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारे। अबे दुबे, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, जरा स्क्रीन पर लाइए अबे दुबे को, स्क्रीन पर लाइए। अबे दुबे, आप इतने मंझे हुए प्रवक्ता हैं, मुझे लगा शायद ये जो इतना गर्मा गर्मी हो रही है इस शो में, शायद मैं एक गूगली फेंकूंगा और आप फंस जाएंगे। आप फंसे नहीं। मैंने सोचा था शुभंकर के बाद अभय दुबे भी कहेंगे नहीं किसान कांग्रेस के साथ है, नहीं बोले। इसे ही मजा हुआ प्रवक्ता कहते हैं। क्लोजिंग कमेंट में कह गए कि नहीं बीजेपी के खिलाफ है, किसके पक्ष में है ये नहीं बोले। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, इस मजेदार डिबेट के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। अपराजिता सारंगी, अभय दुबे, शुभंकर भट्टाचार्य, ए.के. वाजपेयी, धर्मेंद्र मलिक, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।